और रिपीटेड एक्सपोजर के बाद सब्जेक्ट्स ये तक बता पा रहे थे कि एक दूसरे रूम में जिसमें वो कभी गए भी नहीं, वहां पे क्या क्या सामान रखा गया है। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप अपनी बॉडी से बाहर निकलकर अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू दुनिया में कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हैं, आपकी बॉडी तो एक जगह रहेगी बट आपकी कॉन्शियसनेस दुनिया में कहीं पे भी घूम सकती, तो क्या आपको इस बात पे विश्वास होगा? आज इसी के बारे में बात करेंगे। और आज का टॉपिक किसी ऑकल्ट साइंस के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में है जिसमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये जानने की कोशिश की गई कि ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटीज की एक्चुअल लिमिट्स क्या हैं। और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग किसी और ने नहीं, बल्कि यूएस आर्मी और CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने की। 1983 में यूएस आर्मी इंटेलिजेंस के टॉप एनालिस्ट के अमंग एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट घूम रहा था, और ये डॉक्यूमेंट किसी वेपन सिस्टम, एस्पियोनाज या पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, बल्कि था अबाउट ह्यूमन माइंड एंड इट्स एबिलिटी टू एस्केप द कन्फाइंस ऑफ स्पेस एंड टाइम। और इस डॉक्यूमेंट का टाइटल था एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द गेटवे प्रोसेस। और जब कई सालों के बाद CIA ने इस डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई किया, तो इसमें जो कुछ भी लिखा था वो आज भी एक्सप्लेनेशन से परे। चलिए समझते हैं गेटवे प्रोसेस को। गेटवे प्रोसेस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1970s में, जब यूएस और यूएसएसआर के बीच की कोल्ड वॉर सिर्फ कन्वेंशनल वेपन सिस्टम में ही नहीं, बल्कि साइकिक वॉरफेयर में भी जोर पकड़ रही थी। और दोनों ही देश अनकन्वेंशनल मेथड्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। और इसी के चलते यूएस आर्मी इंटेलिजेंस और DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक सिविलियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैब किया टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन माइंड। इस इंस्टीट्यूट का नाम था मॉनरो इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस, और इसके फाउंडर रॉबर्ट मॉनरो थे, जो कि एक एक्स ब्रॉडकास्टर टर्न्ड कॉन्शियसनेस रिसर्चर थे। इन्होंने एक टेक्निक इन्वेंट की थी जिसके थ्रू ये साउंड फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस को ट्रिगर करते थे। इनकी थ्योरी बहुत ही सिंपल पर रेवोल्यूशनरी थी, जिसमें दोनों कानों में हल्की हल्की अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड्स प्ले की जाती थी, और जब दोनों ही फ्रीक्वेंसीज यूनिफाई होने लगती थी, तो इनके साथ ही ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर भी सिंक में आने लगते थे। इसी के चलते इस टेक्निक का नाम था हेमिसिंक, शॉर्ट हैंड फॉर हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइजेशन। और हेमिसिंक अचीव करने के बाद सब्जेक्ट फील करते थे डीप रिलैक्सेशन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। कई सालों तक स्टडी के चलने के बाद 1983 में लेफ्टिनेंट कर्नल वेन एम मैकडॉनल्ड को इस गेटवे प्रोसेस के ऊपर एक डिटेल्ड टेक्निकल इवैल्यूएशन बनाने के लिए कहा गया, जो कि एक हाइब्रिड था मेटाफिजिक्स, न्यूरोलॉजी और मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। और ये कोई फ्रिंज लिटरेचर नहीं, बल्कि एक डिटेल्ड यूएस आर्मी एनालिसिस रिपोर्ट थी, जिसको स्टैम्प किया गया था नेशनल इंटेलिजेंस कोड्स के साथ। मैकडॉनल्ड अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि पूरी यूनिवर्स एनर्जी सिस्टम से बनी है जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और कॉन्शियसनेस भी एक एनर्जी सिस्टम है, और हर जिंदा चीज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एमिट करती है जो जनरेट होता है ड्यू टू एटॉमिक मोशन विद इन द बॉडी। और कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स जैसे कि साउंड फ्रीक्वेंसीज, ब्रीदिंग, मेडिटेशन से इस फील्ड को स्टेबलाइज किया जा सकता है और सिंक में लाया जा सकता है यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड के साथ, जिसे वो बायो एनर्जेटिक कोहेरेंस कहते हैं। और ये गेटवे प्रोसेस का पहला स्टेप है। इसी रिपोर्ट में मैकडॉनल्ड रेफर करते हैं कार्ल पेपरम की होलोग्राफिक ब्रेन थ्योरी और डेविड बोहम की होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी। ये दोनों ही मॉडल रियलिटी को होलोग्राफिक बताते हैं, एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस पैटर्न जिसके हर पार्ट में पूरे पैटर्न की इंफॉर्मेशन है। और अगर कॉन्शियसनेस भी होलोग्राफिक है नेचर में, तो थियोरेटिकली ह्यूमन माइंड में पूरी यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन है, बस उसे सही फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस में आना होता है। और जिसे सिंपलर टर्म्स में हम कह सकते हैं दैट द माइंड इज नॉट इनसाइड द बॉडी बट द बॉडी इज इनसाइड द माइंड। और ये स्टेट अचीव करने के लिए सब्जेक्ट्स को हेमिसिंक टेप सुनाई जाती थी, जो कि अलग अलग तरह के फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स थे, जो शुरू होते थे फिजिकल रिलैक्सेशन से,
और खत्म होते थे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस टोन्स के साथ। और रिपीटेड एक्सपोजर के बाद सब्जेक्ट्स ये तक बता पा रहे थे कि एक दूसरे रूम में जिसमें वो कभी गए भी नहीं, वहां पे क्या क्या सामान रखा गया है, और ऐसा सामान जो कि हिडन तरीके से क्लोजेट्स के अंदर भी रखा गया था, वो सामान को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। मैकडॉनल्ड ने अपने एनालिसिस में इन सभी रिपोर्ट्स को डिसमिस नहीं किया, बल्कि लेजिटिमेट डेटा माना, और उन्होंने ये कहा कि इनको सिर्फ एक्सप्लेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्वांटम फिजिक्स एंड मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। और इसके आगे अपने गेटवे पेपर में मैकडॉनल्ड स्पेस टाइम को एक एक्सटर्नल स्टेज नहीं, बल्कि कहते हैं कि इट इज एन कंस्ट्रक्ट जनरेटेड बाय द परसेप्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। मैकडॉनल्ड लिखते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी अचीव कर सकती है जिससे वो स्पेस टाइम के वाइब्रेशनल शेल से बाहर निकल सकती है। और एक बार कॉन्शियसनेस गेट्स बियॉन्ड द वाइब्रेशनल शेल ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो वो टाइम में फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। और इस पॉइंट पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली उस कॉन्शियसनेस को एक्सेसिबल रहती है। मैकडॉनल्ड लिखते हैं कि एन इंडिविजुअल कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द डायमेंशन ऑफ टाइम एंड एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन देयर इज इन द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। और इस चीज को अगर हम कंपेयर करें जिसे हजारों साल से मिस्टिक्स आकाशिक रिकॉर्ड कहते आए हैं, तो हमें बहुत सी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। गेटवे प्रोसेस का फाइनल स्टेप है कांटेक्ट विद द एब्सोल्यूट, जिसमें कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी से कंप्लीटली डिटैच होके यूनिवर्सल फील्ड के साथ मर्ज हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स की माने तो फोर्ट मीड मैरीलैंड में इसी प्रोसेस को यूज करके स्टारगेट रिमोट व्यूइंग प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें रिमोट व्यूइंग की हेल्प से बहुत सी इंटेलिजेंस गैदर की गई और जिन्हें बहुत ही क्रिटिकल मिशंस में यूज भी किया गया। और ये ऑपरेटर्स जिन्होंने रिमोट व्यूइंग ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, रिपोर्टेड एक्सपोजर के बाद इंटरनल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इनमें साइकोलॉजिकल डिस्टेबलाइजेशन, इमोशनल डिस्ट्रेस जैसे सिम्टम्स आने लगे। चाहे ये लिटरल हो या साइकोलॉजिकल, पर अगर यूएस इंटेलिजेंस ऐसी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करती है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैराडाइम को इंडिकेट करती है कि पेंटागन ने मिस्टिकल स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को इवैल्यूएट किया सेम लेवल पे एज दैट ऑफ रेडार्स एंड दैट ऑफ इंक्रिप्शन। मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट इसको लेके आज भी स्केप्टिकल हैं। उनका ये कहना है कि हेमिसिंक से हम फोकस्ड अटेंशन, बेटर स्लीप, लेस एंजाइटी टू अचीव कर सकते हैं, बट कॉन्शियसनेस को बॉडी के बाहर नहीं लेके जा सकते हैं। पर फिर भी मॉडर्न साइंस क्वाइटली गेटवे प्रोसेस के बहुत से फ्रेगमेंट्स को वैलिडेट करती है, जैसे कि एमआरआई स्टडीज ये दर्शाती हैं कि इन मेडिटेटिव स्टेट्स जो कोरिलेट करती हैं इंटेंस फीलिंग ऑफ यूनिटी के साथ, उनमें होल ब्रेन सिंक अचीव होता है। क्वांटम थ्योरिस्ट जैसे रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमेरॉफ ये सजेस्ट करते हैं कि कॉन्शियसनेस शायद न्यूरॉन्स की इंटरनल क्वांटम कोहेरेंस से राइज होती है, और ये इस चीज की तरफ इशारा करती है कि कॉन्शियसनेस क्लासिकल फिजिक्स से बियॉन्ड ऑपरेट करती है। अब ज्यादातर फिजिस्ट यूनिवर्स को एज इंफॉर्मेशन बेस्ड डिफाइन करते हैं, जो बहुत हद तक रिजेंबल करता है गेटवे की होलोग्राफिक रियलिटी के कॉन्सेप्ट। तो क्या गेटवे प्रोसेस साइंस फिक्शन था या अपने वक्त से आगे की साइंस? इसको लेके लेफ्टिनेंट कर्नल मैकडॉनल्ड अपनी रिपोर्ट के एंड में वार्न करते हैं, फर्दर रिसर्च इनटू बायोफीडबैक एंड अप्लाइड रेजोनेंस शुड प्रोसीड ओनली अंडर रिगरसली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस। जिसका ये मतलब है कि शायद वो भी नहीं समझते थे कि उन्होंने क्या अनकवर कर लिया है। 1985 की बात प्रोजेक्ट गेटवे के ऑफिशियल रेफरेंसेस धुंधले पड़ने शुरू हो गए, पर मॉनरो इंस्टीट्यूट ने अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखी। और जब अर्ली 2000 में CIA ने इस डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई किया, तब से अब तक ये CIA की वेबसाइट से सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट बन चुका है। हजारों रिसर्चर्स आज भी इस डॉक्यूमेंट को डाइसेक्ट करते हैं, ये समझने के लिए कि ह्यूमन माइंड के एक्चुअल पोटेंशियल के लिमिट्स क्या हैं, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स एंड न्यूरोसाइंस। अब आप इसे ग्राउंड ब्रेकिंग साइंस मानो या सिंबॉलिक साइकोलॉजी, पर प्रोजेक्ट गेटवे रिप्रेजेंट करता है द मोस्ट प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन एवर प्रिंटेड अंडर ए US आर्मी सील। और ये इम्प्लीकेशन ये है कि दैट कॉन्शियसनेस एंड नॉट मैटर इज द फाउंडेशन ऑफ रियलिटी। और शायद प्रोजेक्ट गेटवे की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये नहीं थी कि कॉन्शियसनेस ह्यूमन बॉडी के बाहर भी ट्रेवल कर सकती, पर शायद ये थी कि यूनिवर्स कभी हमसे बाहर थी ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो डू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।